प्रिय विद्यार्थियों, वेलकम। आज हम कक्षा 12 के व्यवहारिक व्याकरण का फर्स्ट जो टॉपिक है उसकी चर्चा करते हैं। टॉपिक का नाम है भाषा, व्याकरण एवं लिपि। भाषा, व्याकरण एवं लिपि में से हमारी जो एग्जाम है उसमें 2 अंक के क्वेश्चन किए जाते हैं, 2 अंक। तो सबसे पहले ये जो भाषा, व्याकरण एवं लिपि है सबसे इजी और बिल्कुल सरल सा टॉपिक है। सबसे पहले हम भाषा के बारे में अपने विचार रखते हैं। भाषा समाज में रहने के कारण मनुष्य जो होता है उसको आपस में अपने हृदय के या अपने मन के भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है और वह माध्यम ही भाषा कहलाता है। नेक्स्ट अपन बात करें कि समाज में हम रहते हैं और समाज में रह करके अपने विचार जो हैं दूसरे व्यक्ति के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो ये विचारों को प्रस्तुत करने का जो माध्यम है, विचार प्रस्तुत करना, दूसरे लोगों से विचार समझना, ये भाषा का ही रूप है। आगे हम बात करते हैं कि भाषा के माध्यम से हम अपने जो भाव और जो विचार हैं वो दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं और दूसरे व्यक्ति के भाव और विचार हम जान पाते हैं। भाषा एक ऐसा साधन है जिससे हम अपना इतिहास, भाषा एक ऐसा साधन है जिससे हम अपना इतिहास, संस्कृति, संचित ज्ञान, विज्ञान और अपनी जो भी कलाएं हैं, जो भी परंपराएं हैं, उनको हम जान सकते हैं। इस संसार सागर में हर देश की अपनी एक भाषा होती है। जैसे अपन बात करें कि संसार में संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, गुजराती, उर्दू, मराठी, उड़िया, फ्रेंच, चीनी आदि विद्यार्थियों अनेक भाषाएं जो हैं वो प्रचलित है। अब हम आगे बात करते हैं भाषा शब्द की व्युत्पत्ति की। भाषा के बारे में हमने विचार किया कि व्यक्ति अपने हृदय के भाव और विचार समाज और देश के सामने रखता है और उनके भाव और विचार जब वो समझता है, ग्रहण करता है, भाषा ही होता है। अब हम बात करते हैं भाषा की व्युत्पत्ति की। भाषा की व्युत्पत्ति, भाषा की व्युत्पत्ति की हम बात करते हैं कि भाषा जो शब्द है, भाषा जो शब्द है वह संस्कृत के भास धातु से बना है। भाषा की व्युत्पत्ति में हमने देखा कि भाषा शब्द संस्कृत के भास धातु से बना है और जिसका अर्थ है व्यक्त वाणी। हमने क्या देखा कि भाषा की व्युत्पत्ति में देखा कि भाषा शब्द जो है वो संस्कृत की भास धातु से बना है और जिसका अर्थ क्या है, व्यक्त वाणी। आगे हम भाषा की परिभाषा देखते हैं। परिभाषा कि व्यक्त वाणी के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति की जाती है, व्यक्त वाणी के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति की जाती है उसे भाषा कहा जाता है। बिल्कुल सीधी सी इजी सी परिभाषा है कि व्यक्त वाणी के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति की जाती है उसे हम भाषा कहते हैं। अब बात आती है भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार, तो विद्यार्थियों भाषा के 2 ही प्रकार हैं। भाषा के प्रकार, तो भाषा के मुख्य रूप से 2 ही प्रकार हैं। पहला है मौखिक, दूसरा है लिखित।
हम अपने मन के भाव और विचार बोल करके प्रकट करते हैं मौखिक, हम अपने मन के भाव और विचार लिखकर प्रकट करते हैं लिखित। तो सबसे पहले हम मौखिक की परिभाषा लिखते हैं। हमने देखा कि भाषा के प्रकार हैं, दो प्रकार की होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा के बारे में पहले विचार देखते हैं। मौखिक भाषा नंबर 1 है मौखिक भाषा। इसकी परिभाषा हम देखते हैं कि जो भाषा बोलकर प्रकट की जाती है, जो भाषा बोलकर प्रकट की जाती है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। बिल्कुल सीधी सी परिभाषा है कि जो भाषा बोलकर प्रकट की जाती है उसे हम क्या कहेंगे, मौखिक भाषा। इसका एग्जाम्पल देखें, जैसे अपने एग्जाम्पल की बात करें, नंबर 1 जो भाषा बोलकर प्रकट की जाती है मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में देखें कि नेताजी के भाषण सुनकर के जनता जो है वो उत्साह से भर उठी। नेताजी के भाषण सुनकर जनता उत्साह से भर उठी। बिल्कुल सीधी सी बात है कि नेताजी के भाषण सुनकर के जनता जो है वो उत्साह से भर उठी। तो इसमें हमने क्या देखा कि यहाँ नेताजी का जो भाषण है वह मौखिक भाषा का उदाहरण है। नेताजी का जो भाषण है वो कौन सी भाषा का उदाहरण है, मौखिक भाषा का उदाहरण है। नंबर दूसरी भाषा जो है, भाषा के दो प्रकार हमने देखे, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा हमने पढ़ी, जो भाषा बोलकर प्रकट की जाती है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। एग्जाम्पल में हमने देखा, उदाहरण में हमने देखा कि नेताजी के भाषण सुनकर जनता उत्साह से भर उठी। आगे हम दूसरी भाषा पे अपने विचार रखते हैं जिसका नाम है लिखित भाषा। दूसरी जो भाषा है वह है लिखित भाषा। मौखिक का मतलब है अपने विचार बोलकर प्रकट करना, और लिखित का मतलब होता है ऐसी भाषा जिसमें अपने विचार हम लिखकर प्रकट करते हैं। ऐसी भाषा जिसमें हम अपने विचार लिख कर प्रकट करते हैं। बिल्कुल इजी सी परिभाषा है। लिखित भाषा में व्यक्ति जो होता है वो अपने मन के हृदय के जो भी विचार हैं वो लिखकर प्रकट करेगा, और मौखिक भाषा में बोल करके प्रकट करेगा। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं कि परीक्षार्थियां मतलब विद्यार्थी जो हैं, विद्यार्थी उत्तर पुस्तिका पर प्रश्नों के उत्तर लिख रहे हैं। विद्यार्थी उत्तर पुस्तिका पर प्रश्नों के उत्तर लिख रहे हैं। तो इसमें हमने देखा परीक्षार्थी या विद्यार्थी उत्तर पुस्तिका पर प्रश्नों के उत्तर लिख रहे हैं। इसमें हमने देखा यहाँ जो विद्यार्थी या परीक्षार्थी हैं वो उत्तर पुस्तिका पर प्रश्न हल कर रहे हैं। इसके लिए वे क्या कर रहे हैं, भाषा के जो निश्चित चिन्ह बने हुए हैं उनका प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए यह है लिखित भाषा का उदाहरण है। अब हम बात करते हैं लिखित भाषा और मौखिक भाषा में क्या अंतर है उसकी। आगे हम बात करते हैं लिखित भाषा, लिखित व मौखिक भाषा में अंतर।
अब हम बात करते हैं विद्यार्थियों लिखित व मौखिक भाषा में अंतर। लिखित और मौखिक जो भाषा होती है उसमें काफी अंतर होता है। जैसे नंबर 1 बात करें, मौखिक जो भाषा होती है ना वह स्वाभाविक होती है और लिखित भाषा जो होती है वो कृत्रिम होती है। मौखिक भाषा क्या होती है? स्वाभाविक। मौखिक भाषा स्वाभाविक होती है और लिखित भाषा जो होती है वह कृत्रिम होती है। नंबर 1 विशेषता है। मौखिक और लिखित भाषा की कुछ विशेषताएं हैं, कुछ उनमें अंतर है। नंबर 1 जो पहला जो फर्स्ट अंतर है वो हमने देखा कि मौखिक भाषा जो होती है वह स्वाभाविक होती है और लिखित भाषा जो होती है वो कृत्रिम होती है। दूसरा अंतर देखें कि मौखिक जो भाषा होती है, मौखिक भाषा पर स्थानीय बोलियों का प्रभाव रहता है। मौखिक जो भाषा होती है उस पे जो स्थानीय बोलियां हैं उनका पूरा का पूरा प्रभाव रहता है, जबकि लिखित भाषा में नहीं होता। क्यों? क्योंकि लेखक सतर्क होकर के लिखता है। मौखिक भाषा की बात करें कि मौखिक भाषा परिवर्तनशील होती है, जबकि लिखित भाषा जो होती है वह स्थिर होती है। और चौथा और लास्ट पॉइंट इसकी बात करें कि मौखिक भाषा में हमेशा ताजगी बनी रहती है, या मौखिक भाषा हमेशा ताजगी से भरपूर रहती है, जबकि लिखित जो भाषा होती है वह रूढ़ और प्राचीनता से युक्त रहती है। इसमें हमने देखा मौखिक और लिखित भाषा में कुछ अंतर की। अब हम बात करते हैं, अगला जो पॉइंट है भाषा की इकाइयां। अगला जो पॉइंट है वह है भाषा की इकाइयां। भाषा की इकाइयां। अब भाषा की जो इकाइयां हैं, कौन कौन सी भाषा की इकाइयां हैं उनमें अपन विचार करते हैं। नंबर 1 है ध्वनि। ध्वनि भाषा की जो भी इकाइयां हैं उन इकाइयों में नंबर 1 की बात करते हैं ध्वनि, यानी कि हमारे मुख से निकलने वाली प्रत्येक जो आवाज है हमारे मुख से, यानी कि मुंह से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज, मुंह से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज जो है वह ध्वनि कहलाती है। ये जो हमने भाषा के प्रकार देखे थे मौखिक और लिखित, उसमें जो मौखिक भाषा है वो इसका अच्छा खासा उदाहरण है। मुंह से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज जो है वह ध्वनि कहलाती है। तो इसमें हमने देखा कि भाषा का जो मौखिक रूप है उसमें केवल ध्वनियों का ही प्रयोग किया जाता है। नंबर 2 है वर्ण। नंबर 2 है वर्ण। वर्ण भी बड़ा इजी सा है कि भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई, भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाता है। उसे वर्ण कहा जाता है कि भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे हम क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। जैसे क, ट आदि। एग्जाम्पल में हमने देखा क, ट आदि कि भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई। हम पढ़ रहे हैं भाषा की इकाइयां। भाषा की इकाइयों में पहला हमने देखा ध्वनि, कि मुंह से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज जो होती है वह ध्वनि कहलाती है। और मौखिक जो भाषा है, इसका मौखिक भाषा में हमेशा ध्वनि का ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए मौखिक भाषा इसका अच्छा खासा उदाहरण है। दूसरा है वर्ण। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते वह क्या कहलाती है?
वर्ण, जिसे क आधा क है, आधा ट है आदि। आगे हम बात करते हैं शब्द की। तीसरे नंबर पे आता है शब्द। तीसरे नंबर पे आता है शब्द। शब्द, शब्द की पहले हम परिभाषा देखते हैं कि वर्णों के सार्थक समूह को ही शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है, जैसे क मैं ल बराबर कमल, तो ये क्या हो गया? शब्द हो गया। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। ये वर्ण है, इनको जोड़ करके क मैं ल, क धन में धन ल बराबर कमल, तो ये कमल क्या हो गया? ये शब्द हो गया। चौथे नंबर पे आता है पद। नंबर 4, चौथे नंबर पे आता है पद। बिल्कुल इजी सा टॉपिक है पद का भी, कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द का जो व्यवहारिक रूप होता है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द का व्यवहारिक रूप अथवा विभक्ति युक्त जो शब्द होता है उसी को हम पद कहते हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, जैसे एक एग्जांपल है, राम ने रावण को बाण से मारा। तो देखो, राम ने रावण को बाण से मारा। टुकड़े के लिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो हमने क्या देखा? राम ने रावण को बाण से मारा, तो इसमें हम देखेंगे राम ने रावण को बाण से और मारा, ये क्या कहलाएंगे? ये क्या कहलाते हैं विद्यार्थियों? ये पद कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? ये पद कहलाएंगे। और अगला है वाक्य। 5वें नंबर पे जो आता है वह है वाक्य। नंबर 5, वाक्य। वाक्य में हम क्या देखते हैं? वाक्य की बिल्कुल सीधी और इजी सी परिभाषा है कि शब्दों के मेल से जब एक पूर्ण विचार प्रकट होता है, कोई भी शब्द होते हैं उनके मेल से, उनके मिलान से जब एक पूर्ण विचार प्रकट होता है तो वह शब्द समूह है जो होता है वह वाक्य के नाम से जाना जाता है। जैसे वह पुस्तक पढ़ रहा है, जैसे वह पुस्तक पढ़ रहा है। इसमें हमने क्या देखा? ये पूरी की पूरी जो लाइन है इसको हम किसके नाम से जानेंगे? वाक्य के नाम से। तो विद्यार्थियों, हमने भाषा की इकाइयों में 5 टॉपिक देख लिए। अगली जो क्लास है, अगले जो विचार हैं उसमें 2-4 बातें और भी भाषा से संबंधित रह गई, उससे जुड़ी हुई बात के साथ अगले वीडियो में, अगली क्लास में फिर से हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।